हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8th साइंस, कोल एंड पेट्रोलियम। पिछले 4 चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप जाकर के वहाँ से वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स। डेली नीड्स, बेसिक नीड्स के लिए हम डेली बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, और कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, मैन मेड होती हैं, जो जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट। सनलाइट क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलता है। उसी जगह जो हम अपने रूम्स में और अपने हाउसेस में जो लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, ये क्या है? ये भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, बट ये क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज हैं। इनमें ह्यूमन एफर्ट्स लगे हुए हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकते हैं। एक तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड। कोई ऐसी चीज़ जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight, air. ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे नेचर में अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं कि हम इनको कितना भी इस्तेमाल करें ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि एयर। नाउ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, अगर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो रिसोर्सेज ख़त्म भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कैसे ख़त्म हो जाएंगे? जितने ज़्यादा फॉरेस्ट काटे जाएंगे उतने ही हमारे नेचर से फॉरेस्ट ख़त्म होते जाएंगे। वाइल्ड लाइफ यानी जो एनिमल्स होते हैं, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है हमारे नेचर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे एग्जॉस्टेबल, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। These were formed from the dead remains of living organisms. Living organisms जो कि मर जाते थे और ज़मीन में दब जाते थे, जिनको हम फॉसिल्स भी कहते हैं, उनसे ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म होते थे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो किन्हीं किन्हीं कारणों से, जैसे फ्लड्स आए तो फॉरेस्ट टूट गए और प्लांट्स जो है दब गए मिट्टी में। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। एनिमल्स, पहले ऐसे भी एनिमल्स होते थे ना जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो गए, तो क्या हुआ उन सबों का? वो सारे एनिमल्स जब मर गए तो वो ज़मीन में ही मिल गए, ज़मीन में वो दब गए, और जैसे जैसे साल बीतते गए तो वो और नीचे दबते चले गए। क्यों? क्योंकि ऊपर सॉइल की डिपोजिशन होने लगी, लेयर पे लेयर मिट्टी की ऊपर से आती रही, तो ये सारी चीज़ें बहुत अंदर दबती चली गई, और अंदर अर्थ क्रस्ट पे हीट और इतना प्रेशर मिला इन सारी चीज़ों को कि ये किस में कन्वर्ट हो गए? रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, पत्थर के जैसे कन्वर्ट हो गए। ये कोल होता है, और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स, जो उनके अंश बचे हुए हैं, उनसे बनते हैं, इस वजह से इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ एज हार्ड एज ए स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल हम सब ने देखा होगा हमारे घरों में, कोयला जिसको कहते हैं, बहुत ब्लैक कलर का होता है और पत्थर के जैसा इसकी अपीयरेंस होती है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल को जला करके खाना भी बनाया जा सकता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। सबसे पहले इंजन्स चलते थे, ये जो रेलवे इंजन्स, ये किसके उस पर चलते हैं? आजकल तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बट पहले इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं डिस्कवर हुई थी, नहीं इन्वेंट हुई थी, तो तब किससे चलते थे ये रेलवे इंजन्स? ये स्टीम इंजन्स होते थे और ये कोयले को बर्न करके चलाए जाते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। कोल का बहुत ज़्यादा यूसेज इंडस्ट्रीज़ में भी होता है क्योंकि ये एक फ्यूल है, फ्यूल की तरह ये काम करता है। फ्यूल क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो जलाई जा सकती हैं, जिनसे हीट प्रोड्यूस की जा सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ओके, तो अब कोल बना कैसे था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियंस ईयर्स मतलब करोड़ों साल पहले अर्थ में बहुत घने जंगल हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, नेचुरल प्रोसेस है फ्लड, बाढ़ आना। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। बरीड मतलब ये मिट्टी में दब गए। जब फ्लड आए तो फ्लड में क्या होता है, पूरे पूरे जंगल जो है साफ हो जाते हैं, जंगल के जो पेड़ हैं वो सब बह जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं। As more soil deposited over them, they were compressed। और इतनी पुरानी बात है ये कि आज की डेट में कितने साल गुजर गए और क्या हुआ इन सालों में कि मिट्टी की लेयर चढ़ती चली गई। जो चीज़ें नीचे दबी हुई थी वो अब आज की डेट में और बहुत नीचे चली गई हैं। तो अब जब इतने नीचे वो दब गई तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और ज़मीन में जितना अंदर जाते जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो इतने नीचे लगभग अर्थ क्रस्ट, आप समझिए अर्थ क्रस्ट जो कि आउटर लेयर होती है अर्थ की, वहाँ तक अगर कोई चीज़ दबी हुई है तो वहाँ पे कितना हीट और कितना प्रेशर उस पर्टिकुलर चीज़ को झेलना पड़ रहा होगा। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये जितने भी प्लांट्स थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, पत्थर के फॉर्म में आ गए ये। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। कोल क्या है, कार्बन का बना होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, तो कोल किससे बनता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के रिमेन्स से बनता है। जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं, यहाँ एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स जो कि डेड हो गए थे उनके रिमेन्स से जो है बनता है कोल। इस वजह से इसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। यहाँ पे ये कोल माइन की एक पिक्चर गिवन है। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कोल क्या है, सिर्फ कार्बन का बना हुआ होता है, तो जब हीट किया जाता है, कोल को जलाया जाता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल को इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है और कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। बहुत टफ, हार्ड, पोरस मतलब ऐसी चीज़, पोरस ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। कोक मतलब इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में। जो स्टील के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, स्टील जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है कोक। और दूसरा कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ज़मीन से जब मेटल्स को निकाला जाता है उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जितने भी ये धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये सारे कहाँ अवेलेबल होते हैं, मिट्टी में, ज़मीन में होते हैं ना, तो इनकी एक्सट्रैक्शन में भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोल तार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये ब्लैक कलर का थिक, बहुत गाढ़ा लिक्विड की तरह होता है, ब्लैक कलर का, और बहुत इसकी जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती इसकी स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये जो कोल तार है इसमें 200 से भी ज़्यादा करीब सब्सटेंसेस जो है इसमें मिलाए जाते हैं, तब जाके कोल तार बनता है। जैसे हमने बात करी थी ना कोक की, कि कोक क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन कोल तार में 200 सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, तब जाके कोल तार बनता है। और यहाँ पे कोक का मतलब कोका कोला नहीं है।
प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक कलर्स जो होते हैं, डाइज होते हैं, पेंट्स होते हैं, है ना, एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, परफ्यूम्स, ये जो परफ्यूम्स हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, फोटोग्राफ इस्तेमाल करने वाले मटेरियल्स, ये सारे किससे बनते हैं? कोल तार से बनते हैं। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Naphthalene balls जो हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं कीड़ों को भगाने के लिए कि मॉथ्स और कीड़े हमारे वुलन्स वगैरह में ना लग जाएं, तो ये नैप्थलीन बॉल्स भी किससे बनती हैं? कोल तार से बनते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. रोड्स बनाने के काम में आज की डेट में बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल को जब कोक में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कोल गैस कहते हैं। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन एंड इन न्यूयॉर्क। 1810 में लंदन में और 1820 में न्यूयॉर्क में कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता था। किस चीज़ के लिए? स्ट्रीट की लाइटिंग के लिए। Nowadays it is used as a source of heat rather than light. आज की डेट में लाइटिंग के लिए नहीं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोल के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. तो जितने भी लाइट व्हीकल्स होते हैं लाइक मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स, ये सब पेट्रोल से चलते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये सब डीजल पे चलते हैं। कई वैसे कार्स भी होते हैं आज की डेट में जो डीजल पे रन करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से आता है? ये बनता है नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से, जो कि हमें ज़मीन से मिलता है, पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम, जिसका मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम किससे बनता है? पेट्रा प्लस ओलियम से। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। तो इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इज इन फिगर 5.4। 5.4 में देखिए ये एक्चुअली माइन किया जाता है। जो रॉक्स होते हैं ना, ज़मीन के अंदर जो रॉक्स हैं, उनके बीच में से इसको निकाला जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब जैसे कोल की हमने बात करी थी, तो वो कैसे बनता था कोल? फ्रॉम दी डेड प्लांट्स। जो प्लांट्स दब जाते थे मिट्टी के अंदर और कई सालों तक वो हीट और प्रेशर की वजह से वहाँ पे पत्थर का फॉर्म ले लेते थे, तो रॉक की जैसा बन जाता था, तो वो कोल वैसे बनता था। पेट्रोलियम कैसे बना है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो जो सी में, समुद्र में जो जीव रहते थे, उनकी वजह से पेट्रोलियम जो है वो बना था। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो सी में इनकी बॉडीज़ नीचे जाके सेटल हो जाती हैं। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, ये जो बॉडीज़ हैं नीचे सी में दबती चली जाती हैं अंडर दी लेयर्स ऑफ क्ले, मिट्टी और सैंड इनके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और करोड़ों साल जब बीत जाते हैं, करोड़ों सालों का ये प्रोसेस है, जब इनको एब्सेंस ऑफ एयर नहीं मिलती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है नीचे पानी में, तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस में? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सी के जो क्रिएचर्स होते थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो फिगर 5.4 में अगर हम देखें तो देखिए ये रॉक्स हैं, रिजर्वॉयर रॉक्स हैं, सी के अंदर का ये है। और फिर उसके बाद जो सबसे नीचे लेयर आती है वो आता है वाटर, उसके ऊपर ऑयल एंड उसके ऊपर गैस। ऐसा क्यों होता है कि ये आपस में मिक्स क्यों नहीं हो गए, अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि आप वैसे भी नोटिस करो तो ऑयल कभी पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। अगर पानी के ग्लास में आप कुछ बूंदें ऑयल की डालो तो ऑयल ऊपर ऊपर तैरेगा। तो यही रीज़न है कि नीचे वाटर हो गया, फिर उसके ऊपर ऑयल, और गैस हमेशा क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो वो हमेशा
ऊपर की तरफ मूव करती है, तो गैस हमेशा ऊपरी लेयर में होगी। तो सबसे पहले जो ऑयल को निकाला गया था, ऑयल वेल को ड्रिल किया गया था, वो पेंसिल्वेनिया यूएसए में किया गया था इन 1859। और कुछ सालों बाद 8 ईयर्स के बाद 1867 में ऑयल कहाँ पे निकाला गया था, माकुम इन असम में। तो इंडिया में ऑयल कहाँ पे पाया जाता है, असम, गुजरात, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये दोनों रिवर्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम तो निकल गया, ऑयल जो है वो निकल गया, बट ये ऑयल क्या है, ये क्रूड ऑयल होता है, ये अभी रिफाइंड ऑयल नहीं होता है, इसको बहुत सारी चीज़ों में अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये कई सारे प्रोसेसेस से गुजरता है, पहले इन पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं इस ऑयल पे, तब जाके ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, ये बहुत डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडोर, मतलब स्मेल बहुत अनप्लेजेंट होती है इसकी स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ना, पहले पेट्रोलियम होता है, गैस होता है, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, सब कुछ का ये मिक्सचर होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम में से ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग निकाले जाएं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये कहाँ पे किया हो जाता है, ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं होम्स में किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। सिलेंडर्स जो होते हैं वो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं ना, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल। पेट्रोल का हम सभी यूज़ जानते हैं, मोटर या व्हीकल के फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, एविएशन फ्यूल में इस्तेमाल किया, एविएशन फ्यूल मतलब एरोप्लेन्स वगैरह में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ केरोसिन। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, स्टोव्स के लिए फ्यूल का काम करता है, स्टोव्स, लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी ये फ्यूल का काम करता है। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर जितने बड़े मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें ये फ्यूल का काम करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी डीजल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जो ग्रीसिंग के काम में आया, ऐसा ऑयल जिससे ल्यूब्रिकेशन हो। सपोज कोई चीज़ फंस रही हो और उसकी मूवमेंट प्रॉपर ना हो, तो ल्यूब्रिकेशन अगर कर देंगे तो चीज़ स्मूथ हो जाती है, तो ल्यूब्रिकेशन के काम में भी आता है। नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स। बिटुमिन किस में इस्तेमाल किया जाता है, इन मेकिंग पेंट्स और रोड सरफेसिंग, रोड को बनाने में बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो पेट्रोलियम से निकलते हैं और इनके यूसेजेस क्या हैं। मैनी यूज़फुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंसेज आज की डेट में, ऐसे बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकाली जाती हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं इनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। तो ये डिटर्जेंट्स बनाने के काम आते हैं। फाइबर्स, जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारी चीज़ें बनाने के काम आते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम डिटेल में देख चुके हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। हाइड्रोजन गैस जो कि नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाता है, उससे फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो कमर्शियली इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम की, उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कह देते हैं। Natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. और इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है, ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी वजह से नेचुरल गैस को हम CNG बोलते हैं। इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि इस गैस को बहुत हाई प्रेशर में स्टोर करके
रखा जाता है। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, पावर को जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सीएनजी का यूज़ किया जा सकता है। और आज की डेट में तो सीएनजी बहुत वाइडली यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट, है ना। बहुत सारी सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं जो सीएनजी पे चलती हैं, पेट्रोल और डीजल पे नहीं, वो सीएनजी पे रन करती हैं। क्यों? क्योंकि सीएनजी लेस पॉल्यूटिंग होती है, इससे पोल्यूशन नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए इस फ्यूल को हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। The great advantage of CNG is that it can be used directly by burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। तो पाइप्स के थ्रू इसको सप्लाई किया जाता है, क्योंकि आजकल कई सिटीज़ में पाइप्स के थ्रू सीएनजी गैस घर घर पहुंचाई जा चुकी है। तो वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ ना करके लोग सीएनजी का यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो आज की डेट में काफ़ी सारी सिटीज़ में पाइपलाइंस जो हैं वो सीएनजी की पहुंचा दी गई हैं। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है। इंडिया हैज़ रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, बहुत वास्ट रिजर्व है इंडिया के पास नेचुरल गैस का। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब बूझो के माइंड में एक क्वेश्चन है कि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? तो पहली आंसर कर रही है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। इतना स्लो प्रोसेस होता है कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है, करोड़ों साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को तैयार होने में। लेबोरेटरीज़ में इतना स्लो प्रोसेस कंडक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही जो कंडीशन, जो हाई प्रेशर, जो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनकी फॉर्मेशन के लिए, वो भी लेबोरेटरी में जनरेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इनका जो प्रोसेस है, जो ये इनका जो फॉर्मेशन है वो नेचर में ही हो सकता है, लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, ये एग्जॉस्टेबल हैं। तो ये क्यों एग्जॉस्टेबल हैं? इसका रीज़न ये है कि कोल और पेट्रोलियम ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। डेड ऑर्गेनिजम्स जब करोड़ों साल तक मिट्टी में, ज़मीन में दबे रहते हैं तब जाके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड जिनका यूसेज है वो बहुत तेज़ है, आज की डेट में हम इनको यूज़ तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जितना रिज़र्व हमारे पास है वो कुछ 100 सालों तक ही चलने वाला है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है वो करोड़ों साल लेता है। तो ये जो गैप है, इस गैप की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने वाले हैं। अच्छा, इनका जितना हम यूज़ करते हैं उतना हम पोल्यूशन को भी इंक्रीज़ करते हैं। पोल्यूशन इंक्रीज़ करने से क्या होता है? एक तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे डिजीज़ेस क्रिएट होते हैं ना, और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। जो दिन पर दिन जो गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये सारे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के इंडिकेशंस हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को भी बहुत बढ़ाता है जितना ज़्यादा हम इन फ्यूल्स को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस, कुछ ड्राइविंग के समय कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। दैट यू हैव टू ऑलवेज ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जहाँ पे भी आप वेट कर रहे हैं वहाँ पे आप इंजन को ऑफ कर दें। उससे क्या होगा कि पेट्रोल या फिर डीजल, जिस भी फ्यूल पे वो गाड़ी रन कर रही है, उसका यूसेज कुछ कम हो जाएगा। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और लास्ट इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल को रेगुलरली उसकी सर्विसिंग वगैरह कराते रहना चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि ड्राइविंग के समय ध्यान रखने चाहिए। तो अब इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पिन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।